पोर्टफोलियो के बगैर आप वर्क नहीं कर सकते। तो पोर्टफोलियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर अगर लेना है तो पोर्टफोलियो के साथ ही ऑर्डर आने हैं, वरना ऑर्डर नहीं आने। जब देखो बुकिंग का है, ठीक है, तो ये देख लो, ये वेबसाइट उसने बनाई हुई है। तो वाडा क्या थीम है, वाडा में फंक्शनैलिटी बहुत सारी प्रोवाइड की है, तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वाडा थीम जो है, कह लो कि आप बेस्ट थीम इस टाइम जा रहा है वाडा और दीवी थीम। एक दीवी थीम है, वो यहाँ पर नहीं पड़ा होगा, उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, इस टाइम टॉप पे जा रहा है। तो असल में हम वेबसाइट को वर्ल्ड प्रेस के अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, पर हम वेबसाइट पे वर्ल्ड प्रेस को क्यों चूज़ करते हैं? इसलिए चूज़ करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस पे बिल्ट इन बहुत सारे प्लगइन्स आ गए हैं। लोगों ने खुद प्लगइन्स बना लिए हैं, तो वो प्लगइन सेल करते हैं और अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, लोग भी बेनिफिट ले रहे हैं और वर्ल्ड प्रेस भी से बेनिफिट ले जा रही है। वर्ल्ड प्रेस को ये बेनिफिट हो रहा है कि उनकी प्रीमियम उनके अकाउंट्स हैं वर्ल्ड प्रेस के, वो परचेज हो रहे हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया, अब लोगों ने यहाँ पर इन्वेंटो मार्केट का लिंक होगा वर्ल्ड प्रेस के साथ। उसने क्या किया कि इसके रिलेटेड वर्ल्ड प्रेस के रिलेटेड जो भी प्लगइन यहाँ पर लोग सेल करने के लिए लगाते हैं, वो जो बिकते होंगे उसका कमीशन उसको वर्ल्ड प्रेस को जाता होगा। ठीक है, कुछ कमीशन जाता होगा और वो कुछ खुद रखता है, कुछ उसको जाता होगा। ठीक है, अब आसान है वाडा थीम का जो सा ना पेज बिल्डर है, आसान है, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। तो यूट्यूब में वीडियो पड़ी हुई है, हर तरह की वीडियो पड़ी है वाडा से रिलेटेड से, अवाडा क्या, हर तरह की वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई है। तो अवाडा थीम की प्रॉपर एक वीडियो होगी, 1-2 घंटे की होगी, तो वाडा थीम है 2020। ठीक है, तो एक ही वीडियो में उसकी आप देख लोगे, 2 घंटे की उसने पूरी कंस्ट्रक्शन वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, तो आप इजीली वेबसाइट डेवलप कर सकते हो अपनी। ठीक है, और भी अगर जिस तरह की आपको वेबसाइट चाहिए तो आप इजीली उसको देख सकते हो। आपको बनाने का मेथड आएगा, आप इजीली उसे देख सकते हो। और आपके अगर बनाने का मेथड आता है तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जाके जो सा उसने लिंक मतलब वेबसाइट बनाई होगी यूट्यूब पे, आप जाके सिर्फ देखोगे। क्या देखोगे कि इसने क्या क्या प्लगइन इंस्टॉल किए और क्या क्या इसने मेथड यूज़ किए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको यूट्यूब में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कोई पड़ेगी। ठीक है, और आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो इन चीज़ों से हम वर्क करते हैं, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी काम में परफेक्ट नहीं है। कंप्यूटर की फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता मैं इस काम में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो हर काम में कहीं ना किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा। तो जहाँ से जो नॉलेज मिलता है ले ही जाओ, यूट्यूब करो। बाकी यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम आपके लिए, कि कुछ नहीं समझ लगा यूट्यूब करो, उधर से जाके वीडियो देखो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, कैसे प्रोडक्ट ऐड कर रहा है वो, कैसे वेबसाइट बना रहा है, उसका मेथड क्या, तरीका क्या है। ठीक है, हर इंसान का अपना मेथड तरीका है वर्क करने का, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा वर्क करो। तो सर इस तरह मतलब तो डबल माइंडेड हो जाता है इंसान। मतलब देखिए अगर आपका मेथड हो रहा है बताने का, तो अब किसी और का मेथड जो है वो हो रहा है। तो कोई इशू नहीं, डबल माइंडेड में इसमें कोई बात नहीं है। आपका वेबसाइट तो एक तरीके से बन रही है ना। ठीक है, वेबसाइट तो बनाने का तरीका तो एक ही है, बट टेक्निक्स डिफरेंट है ना। तो आपको एक टेक्निक आपको यूज़ करनी आ रही है, तो जाहिर है आप दूसरी टेक्निक्स में जाओगे तो आप इजीली वर्क कर सकते हो। शायद आपको वो ज़्यादा इजी लगे तो आप उस पर मूव हो जाओ, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग तो नहीं कहते, ड्रैग एंड ड्रॉप है अभी तो। हाँ, प्रोग्रामिंग भी यूज़ होती है, पर क्या है कि आप इजीली मूव जब होते हो एक वेबसाइट से दूसरे के, क्योंकि है सारे पेज बिल्डर हैं, आपको यूज़ करने के मेथड तरीके काफ़ी अलग है। ठीक है, किसी ने कैसे तरीके से कोई यूज़ कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। आपको आप 3-4 वीडियो, एक वीडियो ना देखो ना, शुरू में 2-3 वीडियो देख लो, 2-3 लोगों की देख लो, उससे योगा का आपको फ़र्क पता लग जाएगा कौन सा मेथड परफेक्ट है, आप वो मेथड यूज़ कर लो। बाकी इस तरह अगर जैसे आप कर रहे हो,
जैसे आप अभी वर्क कर रहे हो ना, इस तरह तो फ्रीलांसिंग नहीं होगी, इस तरह फ्रीलांसिंग नहीं होगी। उन्होंने वर्क आपको, जब प्रपोजल ही आपको सेंड करना है तो आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप प्रपोजल सेंड करोगे। आपको, आपके पास अभी मंथ पड़ा हुआ है, मंथ भी बल्कि कह रहा हूँ 15 से 10 दिन पड़े हैं। 15 से 10 दिन में आप एक एक 2-2 घंटे अगर एक एक वीडियो भी देखते हो ना किसी हर थीम की अलग, हर पेज बिल्डर की, और उस पर रोज़ की प्रैक्टिस करते हो तो ईजीली आप वर्क कर सकते हो। तो आपको आगे नहीं मुश्किल आएगी। अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई वेबसाइट मांगता है या कुछ करता है, तो आपको प्रपोजल में आप इजीली उसको देख सकते हो कि क्या मांग रहा है ये। इस तरह तो वेबसाइट के रिलेटेड काफ़ी सारे वर्डप्रेस में इतनी चीज़ें, लोग इतने प्रपोजल लगाए होते हैं। तो आपने कहा ना सर प्रपोजल हमारे रिलेटेड तो आता ही नहीं है, तो रिलेटेड आता ही नहीं है, कभी भी बहुत कम आते हैं। मोस्टली जो होता है वो लोग चेंजिंग ही करवा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है चेंजिंग तब करनी आएगी जब आपने उसको यूज़ किया होगा, अदरवाइज चेंजिंग नहीं कर सकते आप भी। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप हर थीम को भी सर वॉच अगर करो। हमें तो सही सही से हमें तो नेम भी नहीं पता कि यहाँ पे हम क्या यूज करें और क्या नहीं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वीडियो वॉच करोगे, देखोगे, लोगों के मेथड देखोगे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक दो वेबसाइट्स बनाओगे, आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। अब आपका सेशन खत्म हो गया, ये 4-5 दिन है, ये वेबसाइटें बना लो आप। 4-5 दिन में डिफरेंट वेबसाइट बनाओ, तो आपको खुद ही परफेक्ट हो जाओगे कि क्या हो रहा है। ओके सर। काम करोगे, या पहली बात तो ये है कि काम करोगे तो काम आएगा। अगर तो वीडियो देखते देखते ही कह रहे हो ना कि मुझे काम आ गया, तो वो काम नहीं आया, क्योंकि एक वो जो वीडियो बना रहा है वो परफेक्ट है बंदा, ठीक है। उसने अगर आपके लिए वीडियो जो बना रहा है ना बंदा, वो ये नहीं है कि उसने वो पहली वेबसाइट बना रहा है, उसने उससे रिलेटेड कुछ 10-15-20 वेबसाइट बनाई होंगी, तो वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, बता रहा है, आपको दे रहा है कि ये मैंने ये वर्क है, ये वर्क करो, ठीक है। तो ये मैं चीज़ कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको दे रहा है, आपने अगर आप उसको 20 मिनट लग रहे हैं, उसको घंटा लग रहा है ना एक वेबसाइट बनाने में, तो आप ये ना सोचो कि आपको भी घंटा ही लगेगा। आपको घंटा नहीं लगेगा उस वेबसाइट में, आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। हाँ, अगर आप उस चीज़ में आप उसको 3-4 बार बना लेते हो वेबसाइट को कुछ ऐसी की, तो आपको फिर घंटा लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि कैसी वेबसाइट बना रहे हो। जी सर ऐसा ही है। आप असल में आप ये ना देखो कि उसका वो है किस मुकाम पे, उसका ये देखो कि वो उसने भी तो जब स्टार्ट किया था तो वो भी तो बिगिनर था ना, वो कौन सा एडवांस से सीधा ही आ गया एडवांस में, वो भी बिगिनर था, उसने भी बिगिनर की तरह काम किया है। तो बिगिनर के लिए यही होता है कि वो जितनी मेहनत करे काम है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज है, अगर नहीं करोगे, देखते रहोगे, तो देखने से कुछ नहीं आएगा। देखने के सिर्फ आपको पता लगेगा ये हो रहा है, आपने तो देख के, अगर अभी कोई एक आदमी बैठा देता हूँ ना यहाँ पर, उसको कहता हूँ कि भाई आज तुमने ना वर्डप्रेस का ना 1 घंटे का ट्यूटोरियल है, ये देखना है और आपने वेबसाइट बनानी। वो 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख रहा होगा ना, क्योंकि यार ये तो बहुत ईजी है, वर्डप्रेस में तो वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। जब वो बनाने लगेगा ना वेबसाइट, उससे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसको मुश्किलें आएंगी, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है सही तरह। क्योंकि अब जो बता रहा है ना, जो भी थीम बता रहा है, मैंने तो आपको हर बताया कि थीम पे हर तरह की ऑप्शन होती है। मैंने आपको ओशन WP थीम इसलिए यूज़ करना बताया है क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई है। काफ़ी बड़ी सारी वेबसाइट थीम, बाकियों में इतना नहीं है, इतना खलारा नहीं है। बाकियों में थोड़ा सा खलारा है। टाइपोग्राफी होता है, साइड आइकन होता है, उसके बाद विजेट्स होते हैं और मेन्यू बार होता है और फुटर होता है और CSS की क्लास होती है, और ये होते हैं 4-5 चीज़ें होती हैं और वो इजीली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी आपका वो लेआउट होती है, वो आगे उसके सेशन है, लेआउट होती है 4-5 ऑप्शन होती है। और WP ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। इसमें ये इसलिए ऑप्शन ज़्यादा है क्योंकि आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो और इस पर अच्छी वेबसाइट थोड़ी सी बन जाती है। मल्टीपर्पज़ है ना असल में, WP ओशन मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो बहुत अच्छा थीम है, मतलब कह लो आप इसको फ्री में भी दे रहा है, पर एक वो थीम फ्री में अगर दे रहा है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग थीम है इस टाइम, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हुई है, स्क्रीन शेयर हुई है, यस सर। ठीक। तो
अब मैंने ये बता दिया आपको एलिमेंटर का लगाना है, वेंटो है, तो आप इजीली इसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, लीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं प्लगइन में जा रहा हूँ। ये आज आपका लास्ट काम है, इसके बाद कोई काम नहीं होगा। इसके बाद वर्डप्रेस का काम जो भी है कंप्लीट है। बाकी आपको अपनी मर्ज़ी से आपने जैसी वेबसाइट बनानी है वो आप खुद बनाओगे। ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब पर, एक दो पहले वेबसाइट एलिमेंटर में बना लो, उसके बाद जो से मर्जी किस में मर्जी मूव हो जाना। एक दो वेबसाइटें पूरी बनाओ तो सही, टाइम लगेगा, बनाओ तो सही। एक बार मेहनत तो एक बार लगाओ तो सही, टाइम लगाओगे तो आपको वेबसाइट बनानी आएगी। एक बार सिर्फ कोशिश कर लो, उसके बाद खुद ब खुद वेबसाइटें बननी है आपसे, मेथड बनाना आ जाएगा आपको। तो अब जो से जिसके कंसेप्ट नहीं भी क्लियर वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास प्लगइन होता है। दोबारा से वो दोबारा ले लें होस्टिंग और डोमेन एक नहीं यार हर बार न्यू अकाउंट इस पे काम कर यार न्यू बना लो, 3 बना सकते हो अकाउंट। दे साहब हाँ, तो फिर क्या ज़रूरत है? मेरे पे तो सर जो अभी आप बात कर रहे थे वो बटन लगाने हैं मेन्यू पे। मेन्यू पे नहीं कह रहा, मैंने गैलरी बार बना रहा हूँ। जैसे ये वाडा की है ना, ये वाडा की बनी हुई है, वो सर जो इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो जैसे वाडा ने बनाया हुआ था। जैसे ये बनाया हुआ ना इसने, आप इस तरह का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो कि इस पे लिंक लगा दिए ये डिफरेंट। चीज था जी, जी तो ये बना दिए और डिफरेंट लिंक लगा दिए। ठीक है, एक तो ये पोर्टफोलियो का मेथड हो गया बनाने का। ठीक है ठीक है सर जी। सर इसके लिए बैकएंड के लिए कुछ और करना पड़ेगा ये वर्डप्रेस पे? कुछ भी नहीं, फ्रंट एंड तो ये सब कुछ जो आपने करना है ये बैकएंड भी तो बन ही रहा है आपका। क्या हो गया यार? ये जूम सी सर मैं इससे कर ये जो प्रोडक्ट मैंने भी दुकान ऐड की है, प्रोडक्ट ऐड किया है, ये बैकएंड पे है किस्म की हो रही है, ये आपका बैकएंड है। तो सर इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग तो नहीं करनी पड़ेगी? वो डिफरेंट चीज़ है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, ये बैकएंड बनाया हुआ है, ये बैकएंड नहीं है। ये किसी और को शो हो रहा है ऐसे जी सर, नहीं सर। चेंजिंग करने वाला किसी और को शो हो रहा है, तो ये बैकएंड है। अगर आप WP फॉर्म बना रहे हो, WP फॉर्म से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डाटा जो कलेक्ट हो रहा है वो आपके पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, हमारे पास नहीं। तो वो क्या है? बैकएंड है। फ्रंट एंड जो यूज़र को नज़र आ रहा है ना, वो आपका क्या है? फ्रंट एंड है। अब मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को कौन कौन देख रहा है? अगर तो मैं ये लिंक सेंड करता हूँ तो मेरी वेबसाइट को सिर्फ आप जो देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट कैसी बनी हुई है। देखो, ये देखो मेरी वेबसाइट ये बनी हुई है। ठीक है, अब ये चीज़ आप देख सकते हो, आपको नहीं पता कि मैंने बैकएंड पे क्या लगाया है। मेरा बैकएंड तो ये है, मैं पेजेस को एडिट कर रहा हूँ, पोस्ट लगा रहा हूँ, ये क्या है? बैकएंड है। ठीक है, ये बिल्ट इन बैकएंड बना हुआ है। ठीक है, जो सब खुद बनाना पड़ता है वो कस्टम, वो PHP के साथ वो एक अलग बनाता है। जब वो PHP आएगी तब आपको बताऊंगा। ये बैकएंड है आपका, ये फ्रंट एंड है। ये आपको भी शोर है, यूज़र का भी शोर है, कोई भी देख सकता है इसको, पर चेंजिंग नहीं कर सकता। चेंजिंग जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। हाँ, जैसा कि मैंने अभी दुकान बनाया था, दुकान वाली शॉप बनाई थी, तो हाँ मैं दुकान पे शॉप पे चेंजिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको उतनी एक्सेस दी हुई है। दुकान का जो प्लेटफॉर्म, ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, मैंने सिर्फ यूज़र को उतनी एक्सेस दी कि वो प्रोडक्ट ऐड करे, अपनी दुकान को मैनेज करके रखे। मैंने और उसके अलावा इसको फैसिलिटी नहीं दी दुकान वाले को। ठीक है, मैंने उसको सिर्फ इतनी दी कि वो अपनी दुकान को मैनेज करे, दुकान का नेम रख ले, एक बार कर लिया चेंज कर सकता है। दूसरी बार उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो दुकान के बारे में जो उसने प्रोडक्ट ऐड करनी प्रोडक्ट ऐड करे। मैंने तो उसको कंप्लीट के भी असेस नहीं किया कि मतलब कि वो अपना जो सा है कंप्लीट कर ले वर्क। ठीक है, मैंने उसे कहा कंप्लीट भी नहीं कर सकता वर्क, वो भी मैं ही कंप्लीट। अगर वो प्रोडक्ट एक लगाता है, जब तक मैं यहाँ से उसको वो नहीं करता ना कंप्लीट, तब तक कंप्लीट नहीं होगी। कि मतलब वेबसाइट मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको कर दूँ ना कि ये पेंडिंग में है, मैं क्विक रेटिंग में जाऊँ, पब्लिश की जगह पेंडिंग कर दूँ ना, तो उसकी दुकान पेंडिंग रिव्यू में आ जाएगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई वैसी प्रोडक्ट लगाता है यहाँ उसमें मतलब हो ही जाता है कि यहाँ उसमें कोई रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, तो हम उसको पेंडिंग में ही रहने देंगे, हम उसको वो नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे। ठीक
है उसकी प्रोडक्ट को एक्टिव नहीं करेंगे, पेंडिंग ही रहने देंगे। तो ये चीज़ें सारी जो सी हो रही है बैकएंड से हो रही है। आप जो प्लगइन लगा रहे हो, आप ये सारा कुछ कर रहे हो बैकएंड पे प्लगइन लगा रहे हैं, इन्वेंटर यूज़ हो रहा है, उसके बाद एलिमेंटर से आप पेज बिल्ड कर रहे हो, वो सारा बैकएंड के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा बैकएंड कौन सा हो सकता है? सारा कुछ तो यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है बैकएंड का। सर जी। ये हम इसमें सर हम डेटाबेस और पीएचपी भी connect कर सकते हैं ये डेटाबेस और पीएचपी लगी हुई है बैकएंड पे इसके। ऑटोमेटिक। मैं अभी वही मैं काम करने लगा हूँ, आपको टोटल वही बताने लगा था क्या काम करना। ये मैं इंस्टॉल कर लूँ सिंपल कस्टम CSS और GS। ये क्यों किया बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद मैं एक और प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। फाइल मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर ये आपने करना है इंस्टॉल। एक्टिव किया, ये फाइल मैनेजर आ गया। फाइल मैनेजर को ऑन किया मैंने। अब ये सारा मेरे पास फाइल मैनेजर का बन के आ गया सेटअप। ये बैकएंड पे काम हो रहा है। तो ये देखो इसके साथ क्या लगे एक्सटेंशन .php, wp एक्टिवेट .php, ब्लॉक हेडर .php, कमेंट पोस्ट php, कॉन्फ़िगर .php, सैम्पल कॉन्फ़िगर, ये सारी क्या है PHP है। तो इसको राइट क्लिक करो, यहाँ पर कोड एडिटर होगा, कोड एडिटर पे क्लिक करो तो ये कोड एडिटर पे ऑन कर देगा। ये सारा PHP का काम हो रहा है। ये लो, तो बैकएंड पे PHP और MySQL यूज़ हो रही है, जो आपको भी नज़र नहीं आ रही। पर अगर आप अपने प्लगइन देखो, आपको यहाँ से बता रहा हूँ कैसे जाना है। कंटेंट में जाके ये प्लगइन है, ये थीम है। आप देखना चाह रहे हो तो मेरे प्लगइन और थीम कौन थे, तो आप थीम में जा सकते हो। मेरे पास थीम दो पड़े हैं, एस्ट्रा और ओशन WP। अगर थीम में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हो या कोई फाइल रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये देखो थीम का फुटर है, हेडर है PHP के साथ, ठीक है। उसके बाद उसकी अगर आप चाह रहे हो उस पर आपने कोई चेंजिंग CSS में चेंजिंग करनी है, तो अगर ये एसेट्स खोलोगे तो आपके पास ये आ गया। तो मैं इसके CSS में जा रहा हूँ। अब CSS में गया, इतने ज़्यादा CSS की फाइल्स आ गई। तो अगर मुझे इस पर चेंजिंग करनी है, एडिट कोड है, तो एडिट कोड में जाके कोई क्लास में चेंजिंग करनी है तो मैं क्लास में जाके इजीली चेंजिंग कर सकता हूँ। मुझे ये क्लासेस बनी हुई हैं बिल्ट इन, अगर मुझे चेंजिंग करनी है तो मैं क्लासेस पे चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और ये तो हो गया मैनुअली मेथड से, ठीक है, मैनुअली मेथड से हमने ये चेंजिंग करनी है, ठीक है। ये तब यूज़ होती है जब हमें थोड़ा सा हाई लेवल पे वर्क करना हो और हमें करना हो थोड़ा सा इस पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना हो। जी, क्लास ऐड कर सकते हैं हम। क्या न्यू क्लास ऐड कर लो, पर वो मैं तरीका बताता हूँ अभी, वो मैं हर चीज़ को बता रहा हूँ, आपको क्लियर करता हूँ अभी। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास प्लगइन्स है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये प्लगइन्स वाला सेशन है, मैं थीम प्लगइन वाले कितने सारे प्लगइन आगे जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए थे, यही प्लगइन थे ना सारे। अगर मैं चाहता हूँ ये स्टिकी ओशन PLI है,
इस पर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो, इस पर लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। ये स्टिकी ओशन WP का उन्होंने कुछ ये सेटअप बनाया है, तो मैं इसको, ये नेम है ओपन फोल्डर है, ओपन फोल्डर कर रहा हूँ। तो अभी तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो देख लेते हैं कुछ और करके। ये रीड एंड राइट ये भी डाउनलोड हो गया, तो मैं इसको खोलना चाह रहा था। ये लैंग्वेज में आ रहा है, ये इसकी स्टिकी है, ये देखो। अब ये स्टाइल है और ये इसकी PHP है और इसका GS। अगर आप कह रहे हो कि मैं GS में कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ ओशन WP की, और स्टिकी हेडर ओशन WP में इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, इफ़ हेडर, ये देखो, इफ़ हेडर स्टेटस साइड बार पोजीशन रिलेटिव और टॉप 0, मतलब टॉप 0 का मतलब है टॉप 0 में जाके फिक्स हो। अब उसने उसकी फिक्स किया हुआ पोजीशन फिक्स हो जाए, ये GS उसने लगाई हुई है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो तो GS के थ्रू आप चेंजिंग कर सकते हो। जी इंडेक्स मतलब है कि इससे ऊपर जाके ये फिक्स हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो, जैसा कि आप चाहते हो कि ये जो सी है विड्थ है, ये विड्थ है 100% ना हो, 90% हो, तो 90% करके सेव कर दो और इसे क्लोज कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका ओशन WP की सेटिंग चेंज। अगर आप चाह रहे हो मैं इसकी CSS में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, कुछ आपको क्लास का आइडिया है, बता दूंगा क्लास का आइडिया कैसे है। अब ये देखो, अब ये मैं चाह रहा हूँ कि 90 ये ऐड मीडिया रेट मैंने लगाना बताया था आपको, ये बहुत ज़्यादा लगता है जब हम वर्डप्रेस पे अपनी तरफ से कस्टमाइज़ करते हैं वेबसाइट को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने उस लेक्चर में मुझसे पूछा ही नहीं था ज़्यादातर, और मुझे भी याद नहीं रहा ज़्यादा बताने का, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऐड मीडिया रेट। अब देखो, उसने मुझे कहा है कि ऐड मीडिया रेट विड्थ जहाँ पर 96 पिक्सल हो और स्टिकी फिक्स हो। ये क्लास कॉल हुई है, क्लास को तो आपको पता होगा ऐसे कॉल, ये क्लास कॉल है, ये उसके आगे उसने ID कॉल की हुई है, ठीक है। दोनों चीज़ों को कॉल किया हुआ है। उसकी हाइट कितनी हो जाए, 74 पिक्सल। और इम्पोर्टेंट का साइन मैंने आपको बताया था क्यों लगाते हैं। इम्पोर्टेंट का साइन इसलिए लगाते हैं कि अगर इसके रिलेटेड कहीं और जगह क्लास बनी हुई है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दे, ठीक है। तो ये क्लास इसलिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ। अब ये देखो, उसने कहा टॉप फिक्स हो जाए। अब उसने कहा है कि हेडर मैक्स विड्थ 48 में पिक्सल में 480 पिक्सल में ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। टॉप 0 मतलब ऊपर ही चले जाता है, लास्ट हो जाएगा। पेंडिंग क्या है, 0। फिक्स स्टिकी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ क्लास की है। और ट्रांजिशन अगर आप टाइम ज़्यादा करना चाह रहे हो, 7 करना चाह रहे हो, 7 कर सकते हो। अगर ये चीज़ जो सी है, ये उसकी क्लास होती है, ये आपके पास डिफरेंट किस्म के आ सकते हैं ट्रांजिशन में अगर यूज़ करो। तो अगर मैं ट्रांजिशन लिखूँ, ट्रांजिशन HTML, कोई बात नहीं, खुद ही कर लेगा ट्रांजिशन HTML। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें काफ़ी सारे ट्रांजिशन आई होती हैं। लास्ट पे जाके ट्रांजिशन, ये देखो लीनर है, ईजीएस्ट, ठीक है, ईजी इन आउट, ईजी आउट इन। तो आप चाहते हो लीनर लगाना चाहते हो तो लीनर लगा दो, जो सा लगाना चाहते हो आप वहाँ पर जाके क्लास लगा सकते हो। ये क्या होता है कि अगर मैं ट्रांजिशन बताता हूँ, ट्रांजिशन का मैंने बताया भी था। ट्रांजिशन होता है कि आपकी वो कुछ सेकंड के बाद आपको दिखाता है, जैसा कि ये देखना भी, ये देखो, ठीक है, कुछ सेकंड के बाद आपको दिखाता है। अगर आपने अपना ड्रॉप डाउन जिसने तो अभी लगाया होगा ना, ये वाला क्या कहते हैं इसे, मेन्यू बार में जिसने वो लगाया होगा, आपने अक्सर देखा होता है। आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा सा लाइट सा क्लिक होके आता है, ऊपर आता है आपका जो बनता है, न्यू बन के आता है, पर लाइट सा बन के आता है। अगर आपने, मैं तो होम पेज खोल रहा हूँ, अगर इस पर आ जाए तो बिल्डिंग यही शो ही जा रहा है, अभी तो ये शो है। अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा ऊपर होके आता है, शो होता है आप तो, जैसे हमने रेस्टोरेंट वाली बनाई थी, वहाँ पे ऐसा शो हुआ था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना मतलब ना थोड़ा सा टाइम लेके आता है, मतलब कुछ सेकंड के ना एकदम शो होता है, ठीक है। कोई वेबसाइट देखोगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे शो हो रहा है। ये देखो, जैसे ये नहीं आ रहा, अभी देखना, ये गैप हुआ है उन्हें, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है।
अभी ट्रांसपेरेंट रहा, अभी यहाँ तक अभी ये आया ना ब्लैक, अभी मैं इसको थोड़ा फास्ट में जाऊँगा तो ये देखना, ये देखो अब आया ना ब्लैक में। तो ये जो चीज़ है ये एक लाइट सा आ रहा है, ये जो चीज़ है ये हमने उसने ये यूज़ किया हुआ ट्रांजिशन में, ठीक है। तो अब इसको लिनर भी कर सकते हैं, इजी आउट कर सकते हो और सेव एज कर। ये होती है कस्टम चेंजिंग वर्डप्रेस पे CSS की। HTML की अभी PHP की तो हम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि PHP हमने की नहीं अभी। हम जावास्क्रिप्ट पे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पे अपनी तरफ से इधर फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। CSS हम यहाँ से नहीं करते, बहुत कम करते, तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब हमें कुछ ना मिल रहा हो, ठीक है। हम वैसे नहीं करते CSS, ठीक हो गया। अब ये काफ़ी सारे जो प्लगइन में जो चेंजिंग करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कुछ में WP7 है, अब WP7 में आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें आपने अगर देखा हो उसमें आपका वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसे, बिल्ट इन आपका जावास्क्रिप्ट लाई हुई होती है, ठीक है। अगर ये मैं देखूं ये कौन सा है, ओपन करके देखता हूँ इसे, ये क्या है, ये देखो। अगर आप यहाँ चाहो ना तो अपना लोगो लगा सकते हो, ये आप अपना बना सकते हो। आप कहते हो ना WP फॉर्म मेरा, मैं अपना बनाना चाहता हूँ, मैं किसी को जब दूँ तो मेरा लोगो यहाँ पर शो हो, तो अपना लोगो बना लो। तो ये लोडिंग का टाइम का, ये अपना कोई और लोडिंग टाइम लगा लो, कुछ और लगा दो जी। तो अभी ये क्या होगा, जब WP फॉर्म आपका ओपन होगा तो आपका लोगो शो होगा, ठीक है। WP फॉर्म में आपका आइकॉन शो होगा आपके, पर साइज़ सेम रखना 1 KB और 2.9 KB साइज़, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंक्लूड में जाता हूँ, ये WP फॉर्म में आ रहा हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी JS की फाइल और फंक्शन है। अब हमें इन चीज़ों का भी समझ नहीं लगेगी, हमें JS की और CSS की समझ थोड़ी सी लगेगी। तो हम इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, इस स्क्रिप्ट को मैं ओपन करता हूँ। ये स्क्रिप्ट सारा सेम वो लगा हुआ है जो सी फंक्शनैलिटी हमने WP फॉर्म से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये सारा वो लगा हुआ है जिसमें उसने बताया है कि WP फॉर्म के कैसे शो होगा, और जब वो क्लिक होता है तो कौन सा बटन डिसेबल, ये वो हर चीज़ में अप्लाई किया हुआ बताएगा, ठीक है। तो अभी तो ये तरीका है, मैं तो ये अभी फाइल मैनेजर से अगर छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करना होता है तो हम फाइल मैनेजर से इजीली काम कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है, जिसे C पैनल कहते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमें वर्क नहीं हो रहा तो हमें C पैनल में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं लगेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना बताया कि JS में और CSS में जब कोई चेंजिंग करनी होती है, हम प्लगइन में PHP JS और CSS की कुछ चेंजिंग करनी होती है तो प्लगइन में अंदर इस थ्रू के इस तरह हम जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, कस्टम CSS एंड JS, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है बताता हूँ। मैंने प्लगइन क्यों इंस्टॉल किया, जबकि मेरे पास ऑलरेडी ये देखो, अगर मैं कस्टमाइज में जाता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, भाई शौक बोलते हैं उसमें यूज करना जिससे ऑफलाइन आप लोग न्यू फोन फॉरवर्ड ओपन करें एज इन एडिट टू यहाँ से तो वो भी यू आर कस्टमाइजिंग, जी आप कंट्रोल पैनल का बता दिया, इससे कंट्रोल पैनल यानी कि PC कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। नहीं, जहाँ से हमने वहाँ गए थे ना, जहाँ से होस्टिंग और डोमेन हमने बनाई थी, उसको हम कहते हैं, उसको हम कंट्रोल पैनल नहीं C पैनल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें लास्ट पे इसका, ये देखो कस्टम CSS प्रोवाइड किया हुआ है बिल्ट इन, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। पर हमने अलग से प्लगइन इंस्टॉल क्यों किया, हमने कहा कि हम हमारे जो थीम है ना उस पर ज़्यादा बोझ ना डले, ठीक है। और एक चाइल्ड एक बना के ना थीम चाइल्ड बना के उस पर वर्क करें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये नहीं किया यूज़ इसका कस्टम का, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको भी शो नहीं हो रहा, थोड़ा फास्ट स्लो चल रहा है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया, मैंने वो कस्टम वाला थीम है, ये देखो मैंने जो सा भी प्लगइन इंस्टॉल किया था, ये वाला कस्टम CSS एंड JS। मैंने यहाँ पर जाके पहले पूछा JS की फ़ाइल ऐड करनी है, HTML की बनानी है या CSS की। मैंने CSS की चेंज करनी है, मैंने हेडर में चेंजिंग करनी है कुछ। तो मैं क्या करूँगा, एक सेशन बना लूँगा, पर वो जो सा प्लगइन जो सा कस्टमाइज का है उसमें सेशन नहीं बना सकते। अब मुझे हेडर में चेंजिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से, हेडर मैंने हेडर नाम रख दिया और पब्लिश कर, ठीक है। अब ये जो काम है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये काम के ऑर्डर ओके। तो अब ये जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वाले को अभी के लिए मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। क्यों पेंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। तो इस वाले कस्टम CSS एंड JS को अभी के लिए जो प्लगइन इंस्टॉल किया इसको मैं कर रहा हूँ अभी पेंडिंग। तो आपको आइडिया तो हो जाएगा क्या हो रहा था। तो मैं इस कस्टमाइज ही ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा समझाना है, इसलिए कस्टमाइज ऐड कर रहा हूँ। ब्रेक ले लो, 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं इजीली, आराम से। आप सुकून से बताता हूँ मैं आपको, 10 मिनट की ब्रेक कर लो। अच्छा, जब हमने बिल्ट इन हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो कस्टम CSS की ये प्रोवाइड किए गए। अब ये देखो, ये कस्टम CSS ऑलरेडी जब हमने थीम थीम मैंने अपलोड किया है, ये कस्टम CSS ऑलरेडी हमारे पास मौजूद आ गई, ठीक है। कुछ किया था ये जो सा टेम्पलेट मैंने बिल्ट इन किया ना, जब मैंने डेमो इंस्टॉल किया तो ये उन्होंने अप्लाई की हुई है, ठीक है। ये मैंने नहीं की, ये उन्होंने अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ अपनी तरफ से करनी है कस्टम CSS अप्लाई, तो क्या करूँगा, F12 दबाऊँगा पहले। क्या कह रहे हैं, अब मुझे क्लाइंट कह रहा है, अच्छा तो अब मुझे क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ये जो आइकॉन है ना इनके कलर डिफरेंट कलर चाहिए। हमारे पास अंदर ऑप्शन नहीं है कि हम इसको डिफरेंट कलर दे सकें। देखो एक ही कलर जा रहा है ना सब पे, ठीक है। अब हमें इसे डिफरेंट कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँगा, F12 है, एक शॉर्टकट की F12 है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। और दूसरा राइट क्लिक करोगे तो ये इंस्पेक्ट लिखेगा, तो इस पर क्लिक कर दो। तो मैंने क्या किया, ये निशान तीर का बना हुआ है, इसे क्लिक करना है और यहाँ से जाके इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करके ये देखो ऐसा कुछ बन के आपके पास आएगा। मैंने इस आइकॉन पे लगा दिया, तो मैं इसका आइकॉन के अंदर चला गया। ये आइकॉन है, यही है ना आइकॉन, ट्विटर। अब मुझे चाहिए इसका कलर ट्विटर वाला, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये सारा कुछ बना हुआ है, टोटल सारा कुछ दिया हुआ है, बनाया हुआ है। पर हमने ट्विटर का अकाउंट चेंज करना है। अब ये जो सा है ये फ़ॉन्ट ऑसम 5 ब्रांड है, ठीक है। उसका जो सा ना साइज़ है वो ये है, पर हमें क्या चाहिए, इसका कलर चेंज। मैं लिखूँगा कलर की प्रॉपर्टीज़, और इस कलर को क्या करूँगा, ट्विटर का बेसिकली कलर होता है ब्लू टाइप का कलर होता है, ब्लू कर दूँगा। तो ऑलरेडी उसने क्या किया, उसने सबको ही ब्लू कर दिया, पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे ट्विटर का अकाउंट ब्लू चाहिए था। तो मैं LI क्लास है, OceanWP WP सोशल, मैं देखता हूँ ट्विटर का अकाउंट कहाँ लगा है, ट्विटर का यहाँ पर लगा है। मैंने उस पर किया तो उसने सब कलर चेंज कर दिए, पर अब मुझे ट्विटर का कलर चाहिए चेंज। तो उसने टारगेट किसको किया, ट्विटर, OceanWP सिंपल, सोशल, ULI, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अप्लाई करूँगा ये भी सब पे अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, कलर रेड, तो ये सब पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी ट्विटर का अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये देखो एक एक कलर नहीं है। अब मुझे यहाँ से ट्विटर का ढूंढना पड़ेगा, ट्विटर का जो सा सोशल आइकन कौन सा है। ये LI है, OceanWP, LI में OceanWP के नाम से एक क्लास बनी हुई है, OceanWP और फेसबुक, ठीक है। मुझे ट्विटर का ढूंढना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। ट्विटर की क्लास है OceanWP ट्विटर, तो ये UL है ये, तो मैं यहाँ से क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सी क्लास है, ये वाली, ऑलरेडी ये क्लास है। क्लास पे क्लिक किया और मैंने इसे क्लास को यहाँ पर शो करवा, ये क्लास आ गया। अब ये कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर इसका करना चाह रहा हूँ रेड,
ट्विटर का कलर रेड, कलर ग्रीन, ट्विटर का कलर भी ग्रीन, कहीं ना कहीं ट्विटर का कलर ग्रीन नहीं होगा, तो हेडलाइन को रिमूव कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज एक मिनट ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है अप्लाई, ये मतलब अगर मैं इसको कर रहा हूँ साइज़ बड़ा हो रहा है, 20 पिक्सल साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है साइज़ हर लिहाज से बड़ा हो रहा है, ठीक है तो कलर भी देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। अगर साइज़ हो सकता है तो कलर भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कलर साइज़ हो गया, अब कलर भी होना चाहिए, कलर क्यों नहीं हो रहा, तो ये जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर ना हो, बैकग्राउंड अदरवाइज़ ये बैकग्राउंड कलर है तो नहीं है, पर ट्राई के लिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है, पर हमें ट्विटर का कलर ही चेंज करना है। ट्विटर का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने बिल्ट इन बैकएंड पे अगर इसको कलर चेंज करना है तो देखते हैं, इसके साथ कुछ एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इंपॉर्टेंट की, चलो लगा के अब कलर खुद ही लिख देते हैं यार, ये तंग कर रहा है। कलर रेड स्पेस रेस्क्यू इम्पोर्टेंट, कलर नहीं चेंज कर रहा, वो बाकी सब चेंज कर रहा है, इसका कलर नहीं उड़ा रहा, तो इसे बिल्डिंग को क्लास बना दी है कलर की, तो उसके लिए देखते हैं मीटर टारगेट है, FFB उसने सबको कलर चेंज किया, यहाँ से कलर स्पैन LIA स्पैन वो सब पे कलर अप्लाई करवा रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से क्लास बनाते हैं इन दोनों की, स्पैन FFB ट्विटर कलर रेड हो गया, कलर रेड। तो ये जो ऐसी टेक्निक है, ये असल में यही तो काम है सारा, तो आपको भी मुश्किल आनी है काफ़ी, मुझे खुद है ये तो मिसाइल हो गया है, ठीक है हाँ पता है मुझे नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये स्पैन है इसको कॉपी करूँगा, ठीक है इसको कॉपी किया और इसको कॉपी किया, और ये जो सा है मैंने जो सा खोला हुआ है CSS का यहाँ पर पेस्ट किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड ये ब्लैक है ना, ये गैप हो जाएगा, इसका कलर रेड ही देगा, पब्लिश होने दो, लोडिंग हुआ, तो मैं इसको इस पेज को नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि इसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ी और मुश्किल आएगी, ठीक है परफेक्ट है, रेड हो गया। अब मुझे फेसबुक का करना है, मैं फेसबुक पे गया, यही क्लास ढूंढनी है सेम, एक अगर हो गया ना आपसे तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएंगे। अब ये वाली क्लास ढूंढनी है, ये कहाँ थी, एक स्पैन के अंदर थी, अब स्पैन हमें इसका स्पैन का ढूंढना है, तो ये स्पैन का था, यही थी ना क्लास, तो ये ऑलरेडी हमने बिल वो किया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, पहले ऑलरेडी मैंने क्लास पे क्लिक किया होगा। अगर ये चीज़ें ना आए ना आपके पास, ये फिल्टर और ऐड न्यू क्लास, ये दो चीज़ें ना आए तो आपने क्लास पे क्लिक करना है, ठीक है डॉट क्लास पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद ये प्लस का निशान होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो क्लास मैंने सेलेक्ट की होगी वो सारी एक ही क्लास में मर्ज होकर आपके पास आ जाएगी। अगर अब दोबारा मैंने एक और क्लास बनानी, ये क्लास बनेगी, अब मैं चाहता हूँ कि ये FB ना आए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हिडन कर दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, अब ये देखो स्पैन FB फेसबुक सीधे ये आ गया, पर FB नहीं आया साथ। अगर मुझे FB भी साथ चाहिए तो मैंने फिर इसको राइट क्लिक करूँगा और FB भी साथ है, अब दो क्लासेस बन गई। मुझे किस पे वर्क करना है, इस पे। मैंने क्या किया, इसका कलर क्या है, फेसबुक का कलर कौन सा होता है, ब्लू, तो मैंने ब्लू कर दिया। अब फेसबुक का कलर हो गया ब्लू, मैंने क्या किया, यहाँ से क्लास को कॉपी किया और यहाँ से लास्ट पे जाके अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो,
यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इनके दरमियान कमेंट लिखना कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कोडिंग काफ़ी सारी और आपने कमेंट में फंस जाना है। कमेंट ना लिखा हुआ तो आपने फंस जाना है। तो यहाँ पर कमेंट में अगर आपको ये नहीं कमेंट लिखना आता, आप गूगल सर्च करो हाउ टू कमेंट इन, गूगल करो, ये देखो आपने करना है कमेंट इन CSS। ठीक है, हर किसी का कमेंट डिफरेंट है। कमेंट इन CSS, HTML का अलग है, PHP का अलग है, CSS का अलग है। तो CSS का इसमें मेथड बता दिए, ये मेथड है, ये देखो सेम यही मेथड है ना, ये क्लोज हो रहा है। ये मेथड देख लो और ये मेथड देख सेम है। ठीक है, अब आपने लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है ट्विटर कलर चेंज। ठीक है, इसी कमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं नीचे भी लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ फेसबुक कलर चेंज, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक कलर चेंज। अब ये मेरे पास, अब मैंने कस्टमाइज से कलर चेंजिंग कर ली। ठीक है, ये होता है CSS और कस्टमाइज का बेनिफिट। ठीक है, अब मैं पब्लिश करूँगा तो अब मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ मेरे पास कौन कौन से 2 कलर आए। एक तो रेड हो गया, ट्विटर का कलर हो गया रेड, और फेसबुक का कलर क्या हो गया, ब्लू। अब मुझे चाहिए इंस्टा का कलर। इंस्टा का कलर एक है ही नहीं, इंस्टा के कलर कितने हैं, 2। तो मुझे क्या करना पड़ना है, इंस्टा कलर इन HTML। अब वो कह रहा है इंस्टा का जो कलर है वो कैसे बनेगा। ठीक है, अब हमें इंस्टा का देखना पड़ना है। इंस्टा ग्रेडियंट लिख देते हैं, हमें पता तो है, तो इंस्टाग्राम लिख के इंस्टाग्राम ग्रेडियंट कलर। ठीक है, हमें पता तो है इंस्टाग्राम का कलर ग्रेडियंट ही है। ठीक है, तो हम पहले ही ग्रेडियंट लिख देते हैं कि हमें इतना ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, कोई शायद ये देखो अब यही कलर है ना इंस्टा का। तो अब हमें इसका कलर क्या करना पड़ना है, बिल्ट इन अगर देखो किसी ने बनाया हुआ HTML का, पहले तो देख लो कि किसी ने बनाया हुआ है इंस्टा का कलर, ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे उठाना कैसे है, इसे उठाने का भी 2 तरीके हैं। इसे उठाने के 2 तरीके हैं, अब मैं बताता हूँ क्या तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलो, इस पर क्लिक करो तो देखो कहाँ से लिखा हुआ है, लीनर से स्टार्ट हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, लीनर से स्टार्ट है, ये 2 टेक्स्ट लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कलर है। एक तरीका ये है, कॉपी कर लिया, नोटपैड ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एक किया, दूसरा भी ये था, कॉपी कर लिया और मैंने इसके साथ लगा दिया। ये कलर कुछ मिला के क्या बना रहे, इंस्टा का कलर। ठीक है, तो मैंने इससे पहले क्या कर लिया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो बाकी परफेक्ट है। ये बैकग्राउंड पे दे के ये कलर बैकग्राउंड पे बनाना है, वो कह रहा है बैकग्राउंड पे, ये कह रहा है दे रहा हूँ, पर हमें तो चाहिए बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कलर बनाते हैं ये वाला। ओके, तो अब हम जाते हैं अपने इस पे, पहले तो हम इस पे ही जाते हैं इंस्टा पे और चेक करते हैं कि इस पे कलर कैसे कैसे दिया जाएगा। तो इंस्टा पे गया, क्लास, एक और आपको इसकी काम की चीज़ बताऊंगा अभी। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने ग्रेडियंट पे जाना है, पहले तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट लीनर ग्रेडियंट बैकग्राउंड लीनर ग्रेडियंट। अब ये आपका बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट हुआ है, वो कलर नहीं लीनियर ग्रेडियंट होगा, तो कलर रेड, कलर रेड हो रहा है, पर हमें तो चाहिए फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, हम फ़ॉन्ट लीनियर ग्रेडियंट चुनेंगे कि फ़ॉन्ट को कैसे कलर दिया जाता है। हमें बैकग्राउंड कलर नहीं देखना, तो हमें देखना है फ़ॉन्ट कलर ग्रेडियंट CSS, क्योंकि ये कलर है फ़ॉन्ट का। तो अगर फ़ॉन्ट कलर ग्रेडियंट दे रहे हैं
आप यहाँ पर लिख दो इंस्टा कलर। तो इंस्टाग्राम में आपको पास ऑलरेडी पता ही है ये कलर यूज़ हो रहे हैं, तो पहले के लिए आप यूज़ कर उसका ये उठा लो कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट कलर लगता कैसे है, तो उसने मेथड बताया हुआ है लगाने का कि कैसे लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर के साथ ही लगाया, पर हमें फ़ोन का कलर चाहिए, टेक्स्ट को कलर चाहिए। तो टेक्स्ट को कलर देखना पड़ना है हमें कैसे लगेगा। ग्रेडियंट टेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं ये ढूंढनी पड़ती हैं। ये उसने दिया हुआ कलर हेलो लिखा है, और उसने ये चीज़ें थोड़ी सी बनाई हैं, उसके बाद उसने ये कलर उसको बना के लगाया है। तो कलर हम इसको यही लगा के देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ लगेगी। तो इस पे ये लगाना पड़ेगा, ये दो चीज़ें भी साथ लगानी पड़ेगी। ओके, तो ट्राई करते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं, इसको कर दो बंद, ये नहीं चाहिए हमें। और ये यहाँ पर ऐसे कलर आ गया, इंस्टा का कलर लग गया है, ये देखो कलर लग गया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या है कि आप इसको इंस्टा पे कन्वर्ट कर दो। इंस्टा पे कन्वर्ट करके कैसे करना है, उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर ले आओगे, थोड़ा सा काम आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि आपको कुछ मुश्किल आ रही, थोड़ा सा नीचे ले, ठीक है। तो इसको कलर हमने क्या किया, थोड़ा सा मैंने नीचे किया, पेस्ट किया। अब इसके पास सारे कलर आ गए, इतने ज़्यादा कलर आए, तो हमें जो जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो। तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी डिलीट कर दो, ठीक है। जो जो चीज़ें चाहिए वो लगा दो। अब ये कलर आ गया इंस्टा का। अब कलर इंस्टा का कुछ चेंज है, तो आपको जो जो कलर चाहिए इंस्टा का, जैसा कि आपको पता है कि इंस्टा का कलर क्या हो सकता है। इंस्टा का कलर दो हो सकते हैं, CMY, और इसमें काफ़ी सारे इंस्टा के कलर दिए हैं, 3 कलर दिए हैं। पहला कलर ये है, ये उठाया, टेस्ट किया, मतलब वो कलर आप खुद ही दे लेना, अपना काफ़ी कलर हो जाना है, और देख लेते हैं चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट कि हमें पता लग गया कि हमने कस्टम चेंजिंग कैसे करनी है। अब कुछ और देखते हैं। अब मुझे ये देखो, अब क्लाइंट की डिमांड है कि ये जो एक सेपरेट है ना, और ये सिंपल है, ये सिंपल जोन सा है ना, सिंपल एक किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ना कि लोगो लगा। अगर लोगो लगा तो हमें लोगो को भी चेंज कर देता था, मतलब लोगो की लोकेशन भी चेंज कर। अब वो कह रहा है कि सिंपल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं यहाँ से इसको बंद करूँ तो वो कह रहा है सिंपल इधर आना चाहिए, ठीक है, इस जगह पे सिंपल आए। तो हमें क्या करना पड़ना है, हम कस्टमाइज में जाते हैं। मैंने सिंपल को सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिंपल को सिलेक्ट किया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि सिंपल लोगो लगा कहाँ हुआ है। पहले तो मैं इसको लोकेशन चेक करूँगा, ये उसको दिया हुआ है, इसका कलर ट्रांसपेरेंट है, मतलब कलर जहाँ पर इसको कलर दिया हुआ है वहाँ पर जाके मैं इसको पहले प्रॉपर्टी देख दो ना, ऑफ करके देखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये टेक्निकल लिखा हुआ है। अब मैं इस पर पहले देखूँगा इसकी वेट की ऑटो आ रही है, मिडल है, ये नहीं चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट वेट, मतलब इसे अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये साइड लोगो पे जाके देखते हैं, अगर इसे जहाँ पर कोई फ़र्क पड़ता है तो समझो वो आपकी लोकेशन है, ठीक है। बाकी नीचे वालों को फ़र्क पड़ जा रहा है यार, कुछ नहीं। इसका कलर कहाँ हो सकता है, ये चीज़ मुझे लग रहा है यही है। यही लग रहा है मुझे, तो ये बॉडी है, सच सॉरी, काफ़ी नीचे ये मुझे लग रहा है। हाँ यही है, ठीक है। ये देखो अब ये मुझे मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ, ये देखो यही लोकेशन है इसकी, ठीक है, परफेक्ट लोकेशन मिल गई मुझे। अब ये कहाँ था साइड लोगों में, ठीक है। जैसे ही आप किसी पे जब क्लिक करते हो
तो आपने क्या करना है, उससे ऊपर वाले पहले चेक करने, सबसे ऊपर चले जाना है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग, ये देखो यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये लोगों की सबसे फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है। पहले में आपने चेंजिंग करके देखनी फर्स्ट लोकेशन, एक क्लासेस बनी हुई है, ये देखो CLR के नाम से क्लास बनी हुई है। अगर आप कहते हो कि मैं एक न्यू चेंजिंग कर रहा हूँ, CLR के नाम से क्लास तो बनी हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन, तो आप भी CLR के नाम से क्लास बना लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ रेड, मैंने कलर रेड लिखा तो चेंज नहीं हुआ, तो मैं स्लैश लगा के अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ तो अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये डिव पे कलर अप्लाई नहीं हो रहा। बट वो कह रहा है जो साइड आइडेंटिटी है उसमें सब कुछ अप्लाई हो रहा है, उसमें कलर लगा के देखता हूँ रेड, उसमें भी रेड नहीं अप्लाई हो रहा, नहीं हो रहा। ये भी देखना पड़ना है कि कलर क्यों नहीं आ रहा, इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन भी है इसमें लगी हुई, ठीक है। तो ये असल में इनके ही तो पैसे हैं, वो कह, ये देखो इनके जो से पैसे हैं ना, लोग इनके पैसे देते हैं, क्यों देते हैं, लोगों ने कस्टम चेंजिंग कम करवाते हैं, तो कस्टम चेंजिंग के ही तो शुरू में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, और कस्टम ये इसी तरह कस्टम चेंजिंग होती है। जो भी चेंजिंग करता है ना, दो ऑप्शन होती है आगे, या तो आप एक क्लास बना लो, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको अपनी मर्जी से उस पर चेंजिंग करनी पड़नी है। तो देखते हैं अब इसमें कोई अच्छा सा कोई मिल जाए सोर्स हमें ना, जहाँ पर इसका कलर चेंज हुआ हो। ये बटन है, बटन नहीं करना, ये मुझे लग रहा है ये इमेज लगी है, ये एलिमेंटर से नहीं होगा, ये मेन्यू बार है, ये कस्टम चेंजिंग होती है, ये वो चेंजिंग होती है जो सी ना एलिमेंटर कर सकता है, ना हेडर, ना उनका पेज कस्टम चेंजिंग हो सकती है। अब ये आइकॉन चेंज होते थे, ये सर ये कितनी प्रैक्टिस के बाद होगा काम? क्या कितनी प्रैक्टिस के बाद काम आएगा ये वाला? ये वो काम है, ये प्रैक्टिस करी जाओगे, ये काम जो भी है ना डेवलपर बड़ा है छोटा है जो भी, वो ऐसे ही ढूंढ के उसको अप्लाई करवाते हैं। अब मुझे एक ऑर्डर आया था, उसने कहा था कि ये ना मेरी इमेज का साइज़ ना, ये देखो मेरी इमेज का साइज़ ना, ये तो परफेक्ट है, मेरी इमेज के साइज़ छोटे बड़े हैं, तो मुझे ना इसका साइज़ ना परफेक्ट कर दो। अब ये छोटा बड़ा साइज़ है, ठीक है, उसको सिंपल को मैं भी कर देता हूँ अभी। ये देखो अब मैंने क्या किया, इनको सबको एक को सिलेक्ट किया, अब मैं इमेज पे गया, अब मैंने इसकी विड्थ देखी कितनी, मैंने ये देखो अब इसकी विड्थ जो सी थी, मैं जब 100 विड्थ ख़त्म करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। अब अक्सर हो जाता है, कह देता है कि इमेज का साइज़ नहीं सही आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको उसका इमेज का साइज़ एडजस्ट करना है। कैसे करना है वो आपने, या तो आपके पास पता हो आपको क्लासेस का CSS की, नहीं भी पता कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल गूगल करना है हाउ टू मैनेज या हाउ टू रेंज पिक्स इन वन, ठीक है, 1 लाइन 1 रो, ठीक है। तो वो उसने आपको लिंक, आपको उसमें इतने ज़्यादा आपके ऑप्शन प्रोवाइड कर देने, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों ने बनाई होंगी, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, तो ये पैनिंग अगर पोजीशन एब्सोल्युटली नहीं कर रहा तो वो देखो, ठीक है, नीचे वाला जोन सा है वो ऊपर आ रहा है, मतलब ये चेंजिंग जोन सी होती है, ये इसी के लोग पैसे लेके जाते हैं ज़्यादा। अब ये देखो, अब पोजीशन एब्सोल्युटली मैंने ख़त्म किया, साथ ही उसने उसके ऊपर आ गया। अब मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकता हूँ, अब ये थोड़ा सा नीचे है ना, अगर मैं यहाँ पर 30 नहीं 0 नहीं आ रहा, -30 0 ही टॉप, एब्सोल्युटली ऊपर नहीं जा रहा, हिल नहीं रहा, तो इस पे पैनिंग दे सकते हो, इसकी हाइट का ओवरफ्लो हिडन, लेफ्ट भी नहीं है, ठीक है, नीचे ऊपर वाले से चेंजिंग करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर चेंजिंग करनी है तो हम इसे करते हैं। अब ये 1 मिनट पहले मुझे तो ये देखना पड़ेगा ये लोगो है या टेक्स्ट लिखा है, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये लोगो लिखा है, क्योंकि जब मैं इधर से जाके इसको चेक करता हूँ तो ये लोगो है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि बाकी भी चेंजिंग कैसे होती है। ये यहाँ पर लोगो क्लिक हो रहा है, डिस्प्ले टैब्स, बैकग्राउंड कलर
ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, पर मुझे अभी टेक्स्ट चेंज चाहिए। तो मैं ये पता नहीं लोगो है या शायद ये इस लोगो हो, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि इमेज है लोगो है, क्योंकि ऐसे ही हम टेक्स्ट कलर चेंज करी जा रहे हैं। साइड आइडेंटिटी में जाके देखते हैं, ये लोगो है। अगर ना लोगो होता तो यहाँ पर लिखा होता सिंपल, ठीक है। तो हम खुद सिंपल लिख दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसका, अब मैं मैं क्या कह रहा हूँ लोगो उड़ा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अभी तो इसको क्लोज कर रहा हूँ, लोगो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये सिंपल सा मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो लोगो कहाँ लगा होता है बताओ? जनरल में जाके आगे जेंडर में नहीं होगा, जेंडर में नहीं होता। सर उधर ही लगा होता है, पीछे करिएगा एक भी इसको। कर दिया। मैंने भी देखा था, मैंने ये नहीं है। हेडर में होता है। ये साइडर में सारा कर दिया मैंने रिमूव। अब हेडर पे कहते हैं, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। सिंपल उस तरह लिखा आ गया, टेक्स्ट जो था मैंने लिखा है ना वो लिखा आ गया। अब टेक्स्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो लोगो था इसलिए ना मुझे उस पर सही मतलब ना मैं समझा था टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैंने उसे देख लिया, मैंने कहा यार देख आते हैं पहले लोगो है क्या है। बेसिकली मुझे बता भी रहा है इमेज है, अब मुझे टेक्स्ट बताएगा। अब ये चीज़ ना मुझे टेक्स्ट बताएगा कि ये टेक्स्ट है। अभी देखो आगे देखो, ये क्या था, लोगो था ना, ठीक है। अब ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ये देखो अब टेक्स्ट आ गया ना लिखा। अब मैं इसको हर तरह का कलर दे सकता हूँ, स्कीम दे सकता हूँ। आगे नहीं दे सकता था, क्यों नहीं दे सकता था? आगे ये क्या था, आगे ये लोगो था, मतलब एक लोगो टाइप का इमेज थी। हाँ, इसकी मैं पोजीशन चेंज कर सकता था, पर मैं इसको टेक्स्ट नहीं दे सकता। अब ये पर ये लोगो आ गया। अब ये इसका कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अपर केस है, ठीक है। अब ये देखो अपर केस है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा 30 पिक्सल, ठीक है। अब ये क्या था टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा 30 पिक्सल। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर क्या है, कलर दूंगा रेड। कलर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, उसने कहा इसे मूव करो। तो मैंने उसे क्या किया, हिडन। तो मुझे अगर मैंने उसे हिडन किया है, यहाँ तो एक ऑप्शन है, या तो मैं इसे इसी तरह रहने दूँ और मैं इसे कॉपी करूँ, और अब मैं आपके और भी 2-3 कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे। शुरू में आपको जो वर्क मिलना है वो यही मिलना है, पहले भी बता रहा हूँ यार, आ जाने चाहिए, ठीक है। तो कस्टम ये देखो। अब मैंने इसके साथ लिख दिया इम्पोर्टेंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैंने इसका कलर कौन सा दिया, वो रेड। जैसे ही मैंने इम्पोर्टेंट लिखा, उसने इसको क्या कर दिया, अभी भी इसको हिडन किया। अदरवाइज मैंने यहीं पे लिखा है तो वो उसने यहीं से पहले रेड कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, रेड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। हम इम्पोर्टेंट साथ इस तरह लिखते हैं कि अगर कहीं जगह आपने उस कलर यूज़ हो रहा है, अब आपके लिए आपके पास 2 ऑप्शन थी। अब क्या करते, या तो आप इससे भी उठाते, इसे कॉपी करते और यहाँ पर जाके कलर चेंज करते, ठीक है। यहाँ पर जाके कलर चेंज करते, यहाँ पर कलर रेड लिखते, ठीक है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन थी, या तो आप यहाँ पर रेड कलर लिखते, ठीक है, या आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आपने इस जगह रेड कलर लिख दिया। रेड कलर ही नहीं लग रहा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिखना ही पड़ना है क्योंकि अभी मैंने पब्लिश नहीं किया ना, अगर पब्लिश किया होता तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन थी आपके पास, या तो आप इसे उठाते तो यहाँ पर एडिट। मैंने क्या किया, मैंने काम शूट किया, मैंने इसे डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पर रेड कलर लिखा और यहाँ पर लिख दिया कलर लिखा रेड लिखा, और साथ मैंने एंडर्स, ये बनता है शिफ्ट, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन कहते हैं नहीं, इसे कहते हैं
क्या कहते हैं, वही है, ठीक है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा और इसे बंद कर दिया। अब ये सिंपल पे टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या था, अब मैंने इजीली इस पर वर्क कर लिया। अब कुछ ऐसी चेंजिंग होती है कि आपको थीम की सेटिंग का नहीं पता होता, आपको थीम के प्लगइन का नहीं किसी का पता होता कौन सा प्लगइन यूज़ हुआ है, कि कौन सा क्या चीज़ यूज़ हुई है। अब आपने क्या है, आपको मैनुअल सेटिंग नहीं मिल रही कुछ भी, तब भी आप इसको CSS के साथ, कस्टमाइज के साथ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो तब भी आप इसी के साथ यूज़ करेंगे। जैसा कि अब मैं ऐड टू कार्ट बटन है, अगर ऐड टू कार्ट बटन में मैं मैनुअली चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज आपके सारे कंसेप्ट ये क्लियर कर देने। अब देखो ये टोटल पे चेंज हो रहा है, हो गया तो हमें तो बेनिफिट हो गया, हमने तो सब पे कलर चेंज करना था। मैं चाह रहा हूँ मुझे ऐड टू कार्ट की सेटिंग नहीं मिल रही, तो मैंने सेम प्रॉपर क्या किया, या तो आपके पास दो ऑप्शन, आप प्रॉपर ये उठा लो बटन, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है कि ये जो सी चीज़ें हैं इसी को उठाया, इन वालों को कर दिया हिडन, जो सी कट हुई है, ठीक है। अब कट हुई वालों को उठाया, हिडन किया और पेस्ट कर दिया, तो अब वो भी साथ साथ आ रही है ना साथ। तो आपने क्या करना है, इसको देखते हुए इन वालों को जो कट हुआ है इनको कर देना रिमूव, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। तो अगर तो चाहिए तो ठीक है, रहने दो ऐसे ही, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जूम साइज का कलर चेंज करना है। कलर में जाके कलर क्या करना है, रेड अंडरस्कोर इम्पोर्टेंट, बस रेड कलर हो गया। इम्पोर्टेंट लाजमी लिखना है, ये नहीं कि हर जगह इम्पोर्टेंट लगाई जाना है, ये नहीं कि जहाँ पर देखना है कि जहाँ पर कोई ऑलरेडी चेंज है और उस पर थोड़ी सी मजीद चेंजिंग करनी तब इम्पोर्टेंट लिखना है। अदरवाइज ये नहीं कि हर जगह इंपॉर्टेंट ही ठोक दिया, चल भी इंपॉर्टेंट इधर भी लगा दिया, मेरा चार्जर नहीं चल रहा। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये वो, और ये हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका इसका छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अब ये ऐड टू कार्ट बटन है, ठीक है, इस पर वर्क करते हैं। ऐड टू कार्ट बटन है, अगर मैं इसको मोबाइल इंटरफेस में लेके आ रहा हूँ, अभी मोबाइल इंटरफेस में जा रहा हूँ, ये मोबाइल इंटरफेस में भी रेडी ही है, पर मुझे मोबाइल इंटरफेस पे ये क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या सर्च करूँगा, गूगल जाऊँगा, गूगल पे जाके मैं सर्च करूँगा ऐड मीडिया क्यूरी, क्योंकि मुझे अब ऐड मीडिया क्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक होगा गिटहब का, वो मुझे बेस्ट लगा इस टाइम, तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ, गिटहब। तो उसने परफेक्ट एक चीज़ बना के दी हुई है गिटहब वाले ने, तो मुझे तो परफेक्ट लगी है, बाकी आपको देख लेना कैसे लगे। अच्छा, तो गिटहब वाली मोबाइल इंटरफेस की, ये मोबाइल इंटरफेस की है, ठीक है। अब दो मोबाइल इंटरफेस यूज़ होंगे, एक पोर्टेबल और एक लैंडस्केयर। पोर्टेबल का आपका जो मोबाइल है ये पोर्टेबल है, जब आप उसको गेम खेल रहे होते हैं, पबजी या कोई और गेम खेल रहे होते हैं, वो लैंडस्केयर में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे पहले पोर्टेबल में मैंने ये क्यूरी लगाई, अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर CSS की क्लास अप्लाई करवा दो, तो मैंने ये उठाया, मैंने यहाँ तक ये सारी क्लास उठाई और यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब ये क्या है कि मोबाइल इंटरफेस में चेंजिंग होगी, ठीक है। अब मोबाइल इंटरफेस में मुझे अगर इसको ग्रीन चाहिए तो कलर मोबाइल इंटरफेस पे क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर, ठीक है। अब मोबाइल इंटरफेस पे इसका कलर ग्रीन हो गया। मुझे फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा 30 हो जाए, तो 30 नहीं 40 कर लेते हैं, 40 50 ठीक है, 50 ठीक लग रहा था, 40 बल्कि ठीक है, 40 कर लेते। अब मुझे चाहिए इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी ज़्यादा, तो अब बॉर्डर जो है डबल लगा हुआ है, बॉर्डर मैं डबल कह रहा हूँ, 4 पिक्सल हो, कुछ ऐसा हो, और इसका जो कलर है वो लाइट बोझ है, मुझे चाहिए ब्लैक, तो ब्लैक लगा नहीं, अच्छा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा लोगो का जो स्टाइल है वो रेड है, तो मैंने कहा रेड कलर हो। बेसिकली वैसे तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इतने गंदे कलर नहीं रखने, कोई अच्छा सा कलर रखना बेसिकली। तो जो सा बेसिकली ये जो कलर है ना, ये लाइट ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो डबल के बाद मैं लाइट कलर स्काई ब्लू या लाइट कलर लिख रहा हूँ, कोई भी, अभी तो मुझे याद नहीं है, तो वैसे ही लिख के देख लेते हैं। तो वैसे ही मैं गया अपनी तरफ से एक कलर लगा देते हैं, शायद चल पड़े,
कोई कलर बन ही जाए, ठीक है। नहीं बना तो ये खुद ब खुद ये कलर एक लग गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ लग गई क्या हो रहा है। अगर आपने बॉर्डर रेडियस देना है तो 20% बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। अब ये देखो बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो गया, तो 10 परफेक्ट है। अब देखो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अप्लाई हो गई हमारी कस्टम CSS। और अब ये किस पे अप्लाई हुई है, मोबाइल इंटरफेस पे। क्यों होगी, क्योंकि मैंने उसे बताया, ये देखो मैंने उसे बताया एड मीडिया मिन विड्थ 320 पिक्सल जो है हमारे मोबाइल की है विड्थ, एंड मैक्स विड्थ 480 पिक्सल। 400 हमारी के तक जो भी मोबाइल आएंगे उसके साथ हमने क्या ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगा के लास्ट पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब हमने उसके अंदर जो चीज़ अप्लाई करनी है उसकी क्लास उठाई, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कोड कुछ इस तरह का था मोबाइल इंटरफेस। अब मैंने क्लास अप्लाई और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस सिंपल। और पब्लिश करता हूँ। अब पब्लिश करके मैं देखता हूँ कि हमारा इंटरफेस कुछ कैसा नज़र आ रहा है। मैंने इसे सेव किया। अब देखो मोबाइल, अब लैपटॉप इंटरफेस में ये कुछ मुझे इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने F12 दबाया और अब मैं इसको मोबाइल इंटरफेस में देखता हूँ। ये देखो ये जो सा आइकॉन सा बना हुआ है ये मोबाइल इंटरफेस पे। और मैंने क्या किया, मैंने आईफोन सेलेक्ट किया, ये देखो ग्रीन हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया। और आगे था वो कर्व नहीं था, वो कर्व भी थोड़ा सा दिखाने लग गया उसको, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा जाऊँ इस पर मोबाइल पे, तो मोबाइल पे क्या है, इसका कलर रेड है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप उससे करते हो। अब इस पे होवर का फैक्ट कौन सा लग रहा है, ऑरेंज टाइप का, तो मुझे होवर का फैक्ट भी देखना पड़ेगा। अगर होवर का फैक्ट भी चेंज करना है तो मुझे होवर का फैक्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ होवर के फैक्ट पे। तो मैंने इस पर क्लास सेलेक्ट कर ली कि होवर वाली भी, एक्टिव वाली भी शो हो मुझे क्लासेस, अब होवर वाली भी क्लासेस शो, ठीक है। और मैंने इसे कर दिया बंद। अब मैंने ये कलर चेंज किया। अब ये देखो इसने लिखा आ गया, कलर आ गया। होवर पे इसका कलर कौन सा जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ होवर पे इसका कलर हो ऑरेंज। अब देखो कौन सा कलर आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसका होवर पे कलर चेंज हो गया। अगर कलर थोड़ा सा डार्क टाइप करते हैं, ये ब्लू कलर करते हैं, ब्लू डार्क कर दिया। ओहो ब्लू डार्क किया और यहाँ पर जाके मैंने इसे छोड़ दिया। अब देखो ब्लू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे उठाऊँगा। अब मुझे पता लग गया था ये कलर है। अब मैंने क्या किया, कस्टमाइज में गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल इंटरफेस में मैं यही देखना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर मैं भाई पेस्ट कर रहा हूँ। मोबाइल इंटरफेस में मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर हो जाए, ये जब होवर हो इसका कलर हो स्काई ब्लू, और साथ में लिख दिया इम्पोर्टेंट, ठीक है, और बंद कर दिया। और मैंने कहा डेस्कटॉप पे इसका कलर हो यही वाला जो सा अभी लगाया, और इसके साथ क्या लिख दिया मैंने, इम्पोर्टेंट। अब क्या होगा, ये वाली क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, ये वाली क्लास को क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। अब मैं अपना थीम को देखता हूँ। इस चीज़ के जो से पैसे हैं ना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पैसे। अब मैंने होवर किया, होवर कलर क्या हुआ, ब्लू, ठीक है। होवर कलर ब्लू हुआ। जैसे ही मैं मोबाइल इंटरफेस पे जाता हूँ, तो ये मोबाइल इंटरफेस में सही शो नहीं कर रहा। ये देखो इसको होना चाहिए था, यार को कार्ड में चला गया। वैसे मैंने क्रोम खोला हुआ है। अगर मैं इसको इसमें लेके जाता हूँ ना, फायरफॉक्स में, उसमें थोड़ा सा ना ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें देखना पड़ेगा, इसमें भी शायद चेंजिंग हो जाए, सेटिंग चेंज हो जाए तो वो भी परफेक्ट इसी तरह दिखाए। इसमें ये वाला, ये देखो ना, ये ड्रॉप डाउन इस तरह नहीं है, वो आप ना उसी तरह करेंगे मैनुअली, ठीक है। तो देखते हैं कलर चेंज हुआ है होवर पे। इधर तो होवर भी नहीं चल रहा, नहीं some brand also okay, exact words, what your exact word for logo? Do you have any sample or idea regarding this? Any colors? नहीं भी नहीं लगा इसमें, Or do you like? ठीक है? Any target audience or शो लगा नहीं है, अदरवाइज मेरा ख्याल लग जाना चाहिए था, मैंने लगाया तो था अभी।
वो बटन नहीं, वो गलत लगाया हुआ, एक मिनट, नहीं लगा तो ठीक है। मेरा चार्जर लगाना, मेरा चार्जर सेट करना, ठीक है ओके। अच्छा तो बेसिकली लगना ऐसे है, अगर ये चेंज हो गया है तो वो भी चेंज हो जाएगा, वो इशू बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये होती है सेटिंग चेंज। तो उन्होंने भी ऑलरेडी कुछ चेंजिंग की हुई है, ये देख लो। जब बिल्डिंग मैंने डाउनलोड किया उन्होंने भी साइड वारंटी में कुछ चेंजिंग की है, ये देखो साइज़ वगैरह, स्टाइल, कुछ वेजर्स, ये वो सारा कुछ चेंज किया है, ठीक है। तो अगर ये लास्ट वाला है, आप इसे चाहते हैं इसका जो सा कलर है, इस वाले का कलर रिमूव, अगर ये कलर रिमूव नहीं होता लास्ट वाले का, ठीक है, इसका ब्लैक ही रहता है। तो अब इसका अगर कलर रिमूव करना चाह रहे हो तो आप इसका कलर सेलेक्ट करो, ये ब्लैक है तो वाइट हो गया। तो अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप इस पर कलर कर दो रेड, तो ये कलर चेंज नहीं होता बिल्डिंग, ठीक है। तो ये छोटा ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये क्लास मिलती है स्टाइल डॉट मीन डॉट सी एस वी आर सी, ये वाली क्लास अगर मिलती है जहाँ पढ़ी है, ठीक है, उसने बताया भी है ओशन डब्ल्यू पी में AS एस्टर्स में CSS में और स्टाइल डॉट मीन डॉट CS में जाके आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो हेडर है, ये हेडर में अगर चेंजिंग करना चाह रहे हो तो अदरवाइज अगर आप कह रहे हैं कि ये देखो उसने बताया हुआ है कहाँ जाओ, ओशन WP में, ये वहाँ जाके आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कस्टम है, ये नहीं चेंज हो सकती, ये कस्टमाइज़ की हुई है। ये कस्टमाइज़ मतलब ये वाली जो सी हमारे पास है ये मैंने की हुई है, ये नहीं बता रहा वो, इसकी लोकेशन नहीं बता रहा, पर इसकी लोकेशन बता रहा है कि यहाँ जाके आप कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो अपनी तरफ से तो कर सकते हो। अगर हमने यहीं पर इसकी क्लास देखनी है तो सोर्स में जाएं, सोर्स में जाके आप सोर्स में जाके क्या कह रहा था, कंटेंट में थीम कौन सा था, ओशन WP, एसिस में, CSS में, वही होता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वही ऑर्डर उसके पास आते हैं जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। क्लाइंट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लाइंट से ऑर्डर प्लेस करवाना ये सबसे बड़ा टेक्निकल बात जानकारी है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बेस पर तो यहाँ पर दोबारा देखना पड़ना था, मुझे लग रहा था JS है WP, ये पूरा नहीं दिखा रहा, सब कुछ नहीं दिखा रहा, ये तो एक ही फाइल दिखा रहा है। तो आल डॉट मीन सी और CSS में भी है, तो ये बेसिकली एक ही कोड में दिखाई जा रहा सारा कुछ, तो ये हमें भी नहीं समझ लगनी क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें उस पर ही जाना पड़ेगा, कंसोल है, उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये नेटवर्क परफॉर्मेंस ये हम तब करते हैं जब जावास्क्रिप्ट और PHP करते हैं। तो अभी के लिए हमें एलिमेंटर की ही ज़रूरत है। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, तो वाइंड अप करते हैं।